4:30 महीने के बाद 11 बज के 20। कैसी वाली बात नहीं है। लोगों ने 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने भर रखा है, हिंदी में भेज दिया। हमारे साथ जुड़े अभी तो मैं भेज रहा हूँ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, नोडल टीचर्स, करेक्शन करवाइए जितना लाभ, नोडल शिक्षक संकुल।
नोडल शिक्षक संकुल एवं एसआरजी सभी का स्वागत है। हम लोग इस माह का माता उन्मुखीकरण पे प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत 3-4 महीने से ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रत्येक माह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सक्रिय सहयोग करते हुए आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों की माताओं को आमंत्रित करती हैं और उनके साथ बच्चों की प्रगति साझा करने के साथ ही बच्चों को कैसे वो अपने घर में भी सिखाने के छोटे छोटे बिंदुओं पर कार्य कर सकती हैं, जिससे बच्चे घर में भी सीखने के लिए निरंतरता में जुड़े रहेंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों में जब आएंगे तो उनको उसी का दोबारा दोहराव होता जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र में सीखे का दोहराव घर में कर सकेंगे। ये दोनों परिस्थिति में यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में और घर में जब लगातार बच्चा एक सीखने के माहौल में रहता है तो उसके पांचों आयामों का बहुत अच्छे से विकास होता है। मैं शुरुआत कर रही हूँ प्रस्तुतिकरण से। मैंने व्हाट्सएप किया है ये ब्लॉग में सभी लोग। आप सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग और आईसीडीएस यानी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार आपस में मिलकर सक्रिय कार्य कर रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सुनिश्चित कराने हेतु अगर हम आईसीडीएस की बात करें तो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पहल मॉड्यूल दिया गया है। इसके अलावा एनबीटी की पुस्तकें और कार्य पुस्तकें या गतिविधि पुस्तकें भी प्रदान की गई हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जानती हैं कि 52 सप्ताह का कैलेंडर उनके केंद्रों में उपलब्ध है, जिसपे वो प्रति दिवस बच्चों के साथ सीखने की गतिविधियां संपादित कर सकती हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इसी पहल मैनुअल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का क्षमता संवर्धन भी विगत 2 वर्षों में किया गया है और ब्लॉक स्तर पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन विगत 2 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि समुदाय को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व और आंगनबाड़ी केंद्रों में उनके 100% नामांकन के लिए प्रेरित किया जाए और बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में ठहराव हो उनका और वो सीखने के लिए आगे बढ़ सके। इसके अलावा लगभग 21,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर में है उनमें बच्चों के लिए फर्नीचर और खेलने के लिए झूले इत्यादि भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट। आईसीडीएस और बेसिक शिक्षा विभाग किन बातों में मुख्यतः समन्वय करके कार्य कर रहा है? तो अगर हम बात कर रहे हैं 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी वो बच्चे जो कक्षा 1 में नामांकन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उन बच्चों के लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और वर्तमान में 18 जनपदों में ये स्कूल रेडीनेस फेज 1 मॉड्यूल के रूप में जनवरी से अप्रैल के मध्य में यानी 29 जनवरी से लेकर 29 अप्रैल के मध्य में ये 3 महीने का गतिविधि आधारित कैलेंडर पे काम किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे जब कक्षा 1 में नामांकन होने के लिए तैयार हो या नामांकन करें तो विद्यालय की औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इसके अलावा 52 सप्ताह का कैलेंडर आधारित हम लोगों ने कुछ सामग्री भी एससीईआरटी ने 52,000 के करीब
कोलोकेटेड केंद्रों को दी है, ये आप लोग सब अवगत होंगे। कलांकुर, चहक, परिकलन, एनबीटी की कार्य पुस्तिकाएं, बच्चों के लिए झूले जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, शिशु डेस्क और फोम मैट, और बाला पेंटिंग। यानी बाला पेंटिंग का मतलब ऐसा संसाधन युक्त कक्षा कक्ष जिसमें कि बच्चे देख कर ही सीखने में अपने को संलग्न कर सकें। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं हम लोग का जो ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो आज शुरू हो रहा है, इस माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे जब अपने घर और परिवार में होते हैं या जब वो आंगनबाड़ी केंद्र में आना प्रारंभ करते हैं और घर परिवार से निकलकर आंगनबाड़ी केंद्र के माहौल में आते हैं, तो बच्चे अपनी भाषा की आरंभिक तैयारी कर लें। यानी हिंदी भाषा तो वो जन्म से पैदा होने के बाद जब वो बोलना शुरू करते हैं तो जो अपनी घर की भाषा है उसको तो बोलना शुरू ही कर देते हैं, लेकिन उसको परिमार्जित करते हुए या उनको उन्हीं की भाषा में सिखाने का कार्य करने के लिए एक औपचारिक माहौल विद्यालयों में उपलब्ध होता है। लेकिन उस औपचारिक माहौल में बच्चे तुरंत तैयार नहीं हो पाते, इसलिए जरूरी है कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको इन प्रारंभिक भाषाओं में भाषा की तैयारी में दक्ष करें, उनको संख्या के बारे में, उसके उन नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकें जो बच्चे जानना उनके लिए आवश्यक है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। आप जब ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम करें तो जरूर माताओं से ये बात करें कि जब बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में आता है तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी मिलजुल जाते हैं अपने साथियों से, कुछ बच्चों को समय लगता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो ये सारी चीजें वो कहाँ से सीख कर आए होते हैं, कुछ इनहेरिटेंट होते हैं, कुछ माहौल से सीखते हैं वो। यानी घर का माहौल कैसा है उसका भी बहुत असर पड़ता है बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में। तो उनको इस बात का एहसास जरूर कराएं कि बच्चों के साथ घर में बहुत अच्छी भाषा में इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी भाषा इस्तेमाल ना हो रही हो जो उनके अंदर डर या कुछ ऐसा इमोशनल डिस्ट्रेस कर दे जिससे वो हर वक्त, बहुत बच्चे बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, जोर से बोला कि रोना शुरू। तो ये सब चीजें उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर के डर को दिखाते हैं, तो ये घर से ही विकसित होता है। तो ये बात का जब आप ये उन्मुखीकरण करें तो माताओं को एहसास जरूर कराएं। और साथ में खेल खेल में बच्चे भी शिक्षा सीख सकते हैं। इसके लिए अभी आगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको खुद बताएंगे कि किस आधार पर वो सीख सकेंगे। और बच्चों में टीम भावना का विकास हो, यानी बच्चे अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की स्थिति में हो। वो कोई भी कार्य कर रहे हो तो अपने साथियों के साथ एक लीडरशिप के साथ एक ऐसी भावना के साथ काम करें कहीं जिसमें द्वेष की भावना ना हो। बच्चे मिलजुल कर काम करें, सहानुभूति के साथ काम करें। इस तरीके का वातावरण सृजित करने में हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे विद्यालय और साथ में घर, तीनों की बहुत बड़ा भूमिका है। माताओं का ये भी दायित्व होगा कि बच्चों को सीखने में वो कभी हमेशा आलोचनात्मक तरीके से ना देखें। आप ये जब उनसे बात करें तो उनको जरूर बताएं कि आलोचनात्मक तरीके से हर वक्त बच्चों को टोकने से बच्चों में बहुत निगेटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। उनको हर वक्त लगता है कि हम जो काम करेंगे गलत है, इस पर डांट पड़ने वाली है। बच्चों को इतना एहसास हो कि वो अगर गलत कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें उनके मानसिक विकास के साथ साथ भावनात्मक और नैतिक विकास पर भी बहुत जोर देने की आवश्यकता है, और वो घर से ही शुरू हो जाता है। और माता को जरूर प्रेरित करें कि बच्चे अपने घर की दैनिक दिनचर्या और गतिविधियों में अपने को जोड़ सकें और सीखने में सहयोग कर सकें। नेक्स्ट कर, कुछ बातें हैं जो आप माताओं को जरूर बताएं। मुझे लगता है ये बताने से माताओं को ये, क्योंकि बहुत सी चीजें वो समझ ही नहीं पाती माताएं कि इनफॉर्मली या अनौपचारिक तौर से उस बात पे ध्यान नहीं जा पाता। जैसे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देना, कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं घर में, माताएं काम में संलग्न होती हैं या तो उनको चुप करा देती हैं
या कहती हैं जाओ बाहर खेलो जाके, हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के वातावरण में ये भी नहीं कह सकते वो काम छोड़े, लेकिन वो बच्चों को सहानुभूति पूर्वक कह सकती हैं कि तुम्हारी जो भी प्रश्न है थोड़ी देर बाद मुझसे पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगी, या इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जिससे उनकी जिज्ञासाएं शांत हो पाएंगी। जितने प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते जाएंगे, उनकी जिज्ञासाएं उतनी शांत होंगी। उनको अनुभव का मौका दें। बच्चों को जब भी कहीं ले जाएं तो उनसे बात करते रहें। अगर किसी विवाह समारोह में है तो विवाह समारोह को देख के उनके अंदर बहुत से प्रश्न होते होंगे, इतनी भीड़ क्यों है, इतने सारे लोग क्यों हैं, इनका इनका इन्होंने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने, ये खाना ऐसा क्यों है। बहुत से प्रश्न, जो पहली बार गया हो ऐसे समारोह में, वो प्रश्न उनके दिमाग में आएंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर अगर समुचित मिल जाएगा तो वो अपने अंदर एक धारणा बना लेंगे, और वो धारणा आगे उनको बहुत चीजें सीखने में सहयोग करेगी। और पर्यावरण के बारे में भी बहुत अच्छे से बच्चों से बात करें। घर के आसपास बहुत से जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर हैं, भैंस है, गाय है, बकरी है, ये सारे जानवर जो उनको पेड़ पौधे पे दिखते हैं, बहुत सारे पक्षी दिखते हैं, उन सबको वो सीखने के लिए उनके बारे में बताने का प्रयास करें, अगर वो उनसे बात करना चाहें। नेक्स्ट करिए। ये जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम लोगों ने हर माह में एक थीम आयोजित की गई है, जिसमें अगस्त में माह के थीम के बाद नेक्स्ट जो थीम इस महीने की है वो है हमारी मौसम। यानी इस माह पे जो भी अभी हमारे विशेषज्ञ जुड़ेंगे, इस थीम पे कैसे माताओं को ओरिएंट कर सके वो बताएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि इस YouTube सेशन में आप लोग जुड़ रहे हैं, और अपने साथियों को भी ओरिएंट करिए कि वो इस YouTube सेशन में जुड़े। यानी हमारी आंगनबाड़ी दीदी सब, हमारी CDPOs, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे विद्यालय के नोडल टीचर, आप लोग सभी जुड़े, शिक्षक संकुल हेड टीचर। जब आपको इस माता उन्मुखीकरण का मुख्य उद्देश्य समझ में आ जाएगा तो आपको खुद एहसास होगा, और आप लोग सब अभिभावक स्वयं में भी हैं, सबके छोटे बच्चे रहे हैं, तो सबको पता है कि छोटे बच्चों को माँ अच्छे से समझ सकती है। तभी माँ को बच्चों की प्रथम शिक्षिका भी कहा जाता है। इसीलिए ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में माताओं को ही आमंत्रित किया जाने की प्रयास किया गया है। जहां माताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो उनकी नानी दादी जो बच्चों के साथ ज्यादा समय देती हैं, आप उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं, और उनसे भी बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें प्रत्येक बच्चे के पेरेंट्स में से माताएं या उनकी जो लोग नानी या दादी उनके साथ रहते हैं वो अवश्य आए। आगे हमारे विशेषज्ञ विभिन्न बिंदुओं पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो हम लोगों ने एक माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए एक आंगनबाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन के समय शूट किया था। बहुत अच्छे से वहां आयोजन हो रहा था, और उसमें देखिएगा आपको सब लोग अपनी अपनी भूमिका कितने अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं और बता रहे हैं। अभिभावकों का भी सक्रिय योगदान है, क्योंकि ये उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। अगर नोडल टीचर या प्रधान अध्यापक या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो माताओं की जिज्ञासा भी होगी बहुत सी चीजों की, उनका जवाब भी उनको मिलता जाए। तो ये 2 वे प्रोसेस बहुत आवश्यक है, तभी हमारे इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। जिसका भी हमारे पास चला गया है, ग्रुप में अगर जुड़े हुए आपके डीएस से तुमको पता होगा। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे अपना अधिकतर समय घर पर अपनी माताओं के साथ व्यतीत करते हैं। वे भावनात्मक माताओं से बहुत जुड़े होते हैं और बताएंगे उनके मन की बात उनके कहे बिना ही समझ जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हर कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। तो आइए ऐसे ही एक माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संचालन व उसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मिलकर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की तैयारी थीम के आधार पर एक दिन पहले ही कर लेते हैं, जैसे थीम आधारित कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा। और निमंत्रण पत्र, बैच आदि बनाना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के साथ मिलकर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का निमंत्रण एक दिन पहले ही सभी माताओं को घर घर जाकर देती है। कल आना है आपको। कल हमारे केंद्र पर माता उन्मुखीकरण बैठक है, तो आपको आना है, ठीक है? आज माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सभी माताओं का कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वागत कर रही है। सभी माताओं को मेरा नमस्ते, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। निमंत्रण मिल गया था आप लोग को। पहले हम लोग 2 लाइन प्रेरणा गीत के गा लेते, जिससे एक ऊर्जा आ जाए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे कार्यक्रम की शुरुआत पिछले माह कराई गई थीम के फीडबैक से की हम गई। लोगों ने पिछली बैठक की थी ना, किस बारे में चर्चा हुई थी बताइए? वो यातायात साधनों के बारे में। तो अभी हम पिछले हफ्ते बच्चे के साथ गए थे घूमने, तो वहाँ रास्ते में उस बच्चे को बताया कि बेटा ये मोटरसाइकिल है और ये ऑटो है, और मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं और बस में कई पहिए होते हैं, इसमें कई सारे लोग बैठते हैं। बढ़िया। इस बार की हमारी थीम है पर्व एवं त्योहार। जिस थीम से जोड़ते हुए माताओं को ये बताया जाता है कि किस तरह से वे घर पर बच्चों को सामाजिक भावनात्मक समझ और गणित आधारित जानकारी जैसे दूरपास, क्रमबद्धता, पैटर्न की अवधारणा को समझा सकती हैं। हम लोग जैसे एक बड़ा सा भी दिया लेते हैं, छोटे छोटे भी दिए लेते हैं ना, तो कहेंगे कि देखो ये छोटा दिया है और ये बड़ा दिया है, तो बच्चों का क्या ज्ञान हो जाएगा? छोटे और बड़े का ज्ञान हो जाएगा। अब मकर संक्रांति आने वाली है और उसके बाद में तिलवा आएंगे मैम। तो काले तिल सफेद तिल का अंतर बताइए कि देखो ये रंग काला है, ये इसका सफेद है। उसमें सबसे ज्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं पतंग से। किसी का लाल रंग होता है, किसी का हरा होता है, नीला होता है मैम। इसी तरह से बच्चे सब एंजॉय करते हैं। कलर कहीं भी कपड़ा टंगा है, आप कपड़े की तरफ देखिए, भैया लाल कपड़ा कहाँ टंगा है, भैया दरवाजा जो है किस रंग का है, ठीक? तो माँ जो होती है वो बच्चे को शुरू माता से ही बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। इसीलिए कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक के साथ साथ नोडल शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री माताओं को ये बताती हैं कि वे त्योहारों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम की पहली ध्वनि, जैसे तिल की पहली ध्वनि त है, दीपावली की पहली ध्वनि द है और कचौड़ी की पहली ध्वनि क है, को समझाते हुए बच्चों की भाषा की समझ को बढ़ा सकती है। मैम गोल होती है कचौड़ी, हम बच्चों को बताएंगे कि कचौड़ी मतलब त्योहार पे बनती है, पूड़ी बनती है। अब कुछ हम राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है ना, जो आने वाली है, जनवरी आने वाली है ना 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, बच्चों को बता सकते हैं? आप अपने घर में बच्चों को खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धुलाओ और शौच के बाद साबुन से हाथ धुलाओ। फिर साबुन लिया और उसके बाद ऐसे ऐसे करिए, आप लोग ऐसे ऐसे किया, उसके बाद ऐसे ऐसे हाथ धुला जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे धुला जाता है और फिर ऐसे ऐसे हाथ धुला जाता है। हाथ ऐसे धुलकर और ऐसे ऐसे हाथ धुलकर और पानी से ऐसे धोकर ऐसे साफ हाथ करके ऐसे सुखाया जाता है। कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए माताओं को रचनात्मक कार्य भी करवाया जाता है। तो आज हम आप लोगों को बिग बनाना सिखाते हैं। कागज है ये मेरा, मैंने इसको 10 इंच लंबाई है और 14 इंच की चौड़ाई है, काट लिया। फिर इसको काटने के बाद
10 इंच की 2 छोटी छोटी पट्टियाँ ले लीजिए। अब पट्टियों को अंदर की तरफ आप मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद इसको सिल लीजिए। सिलने के बाद आप इसको बीच से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे कंधे के पास, गले की साइड छोड़ के कंधे के पास सिलाई कर लें। अब हमारे पास सिलाई जैसे हमने ऐसे किया है। सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है कि एक पतली डोरी और बनानी है। इसी तरह के 10-10 इंच के 4 टुकड़े और सिलाई कर लेना। फिर हमें साइड से सिल लेना है चारों तरफ और फिर आप देखेंगे कि हमारा विग तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह का। और बच्चे को गले में ऐसे डाल दीजिए आप और डोरियों को बांध दीजिए। कुछ भी बच्चा खाता है तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। त्योहार दिवाली हुआ ना, तो आप लोग के घरों में बहुत सारे दिए बच गए होंगे, तो आप लोग क्या करते हो? फेंक देते होगे, है ना। जैसे हमारा ये दिया है, इसको ले लिया। अब हमारे पास फेविकोल तो सबके पास गांव में मिल जाता है। फेविकोल को ऐसे इसमें लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा उंगली के सहारे इसमें ऐसे लगाते जाएंगे। देखिए, ऐसे लगा लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे ये शीशे हैं, ये जैसे शीशे हो, सितारे हो, मोती हो, इसको ऐसे इसमें चिपकाया। जब तक हम लोग ये कलर बना लेते हैं दिए। इसको देखिए, उंगली के सहारे हम लोग इसको लगा सकते हैं। इसको सूख जाए, सूखने के बाद इसमें ऐसे ऐसे रंग भर सकते हैं। देखिए, सुंदर बनाना। आप लोग बनाएंगे? और सहायिका बच्चों को बाहरी खेल की गतिविधि करवा रही है, जिससे बच्चों की केंद्र की दिनचर्या भी प्रभावित ना हो। अभी आप लोगों ने देखा कि एक माता उन्मुखीकरण की जो बैठक होती है उसको कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये एक मुख्य बिंदुओं पे एक शॉर्ट फिल्म थी। अगर आप जब इस मीटिंग को चलाएंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे चलेगी। तो जब आप इस मीटिंग को प्रारंभ करने का निश्चित करें, किस डेट में करेंगे, उसके एक दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को और हेडमास्टर को और नोडल टीचर को मिलके अभिभावकों के लिए आमंत्रण पत्र टाइप का बना लें। आमंत्रण पत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि आप महंगे महंगे कोई ग्रीटिंग कार्ड्स भेजें। आप छोटे से चित्र बना के ही उनको तिथि से अवगत करा सकते हैं। चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भ्रमण करती हैं, तो वो माताओं के साथ या उनकी सहायिका जो बच्चों को लेने जाती हैं, वो माताओं को स्पेशली बोलें कि इस तारीख को आप आइएगा। उस समय उनसे निश्चित करवा लें, क्योंकि किसका जो समय खाली हो उसी समय पे कॉमनली आप बुलाएं सबको। स्कूल टाइम में जो समय वो सजेस्ट करें माताएं कि अच्छा ये समय है, तो उसके बाद जब वो माताएं आएंगी तो कैसे करना है वो रूपरेखा आपने इस पूरे वीडियो क्लिप में देखी है। और इस बार मेरी अपील है आप सभी लोगों से, जब इस माह का आप माता उन्मुखीकरण आयोजित करें तो आप अपने चाहे फोन से ही अपने माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की वीडियो क्लिप बनाएं और हमारे यूनिट को शेयर करें, जिससे कि हम लोग भी आप लोग के जनपद में हुए कार्यक्रम को अच्छे से अवगत हो सके। तो अभी मैं अनुरोध करूंगी नीतू से कि आप सेशन में जो अगले आमंत्रित विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित करें। और इस सेशन में अब नेक्स्ट आमंत्रण हो रहा है जो जनवरी माह की थीम है मौसम, उस पे आधारित उन्मुखीकरण है सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से। तो नीतू आप प्लीज इसको शुरुआत करें। थैंक यू मैम। मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हमें माताओं को कैसे प्रेरित करना है कि वो घर पर बच्चों को गतिविधियां करवाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर माह की कुछ ना कुछ थीम होती है और इसी तरह इस माह की भी थीम है मौसम।
और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम वर्तमान में जो थीम है उस पर तो हमें ध्यान देना ही देना है, लेकिन जो पिछली थीम है जिसपे हम माता उन्मुखीकरण कर चुके हैं, माताएं घर पर बच्चों को गतिविधियां करवा भी चुकी हैं, तो जब हम माता उन्मुखीकरण के दौरान माताओं से बातचीत करें तो उस थीम के बारे में भी जरूर चर्चा को शामिल करें कि उन्होंने किस तरह से गतिविधियों को करवाया बच्चों को, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अगर कोई ऐसी परेशानी है जिसका आप समाधान उनको बता सकती हैं, तो माताएं उसको ध्यान में रखते हुए, आपकी जो बताई हुई बातें हैं उनका ध्यान रखते हुए आगे जो इस मंथ की हैं या आगे आने वाले जो महीने हैं उनकी जो थीम होगी उन पे उसको अप्लाई कर सकती हैं। तो हमें जोड़ते हुए चलना है, पिछली थीम को हमें छोड़ नहीं देना है। तो इस बार हम लोग की थीम है मौसम। अब मौसम की बात आते ही हम लोग अगर बच्चों से बात करनी है, क्योंकि हमें माताओं को ये बताना है कि वे बच्चों से कैसे घर पर बात करेंगी कि उनको सिखा सकें। तो अभी हमें क्या सिखाना है? मौसम के बारे में। तो हमें माता उन्मुखीकरण के दौरान माताओं को ये बताना होगा कि वो किस तरह से बच्चों से बात करेंगी मौसम के बारे में, कैसी भाषा का उपयोग करेंगी, कौन सी बात करना जरूरी है और कब बच्चों को समझाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न इस स्तर के भी होते हैं जो शायद उनको समझ में भी नहीं आएंगे। अगर हम बारिश की ही चर्चा करें तो हो सकता है बच्चे पूछ सकते हैं कि बारिश होती कैसे है, आसमान से पानी कैसे गिरने लगता है। तो हो सकता है इस बात का जवाब माताएं भी ना दे पाए। तो अभिमुखीकरण के दौरान हमें माताओं को ये बोलना है कि बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में, साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करें कि भाई बारिश होती है, हर मौसम होते हैं, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, तो सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर धूप निकल रही है तो कौन सा मौसम है, धूप निकलने से क्या होता है, और जब धूप नहीं है बादल आ जा रहे हैं तो बारिश हो रही है, बादल काले क्यों हो जाते हैं, वैसे तो नीले दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह की चर्चाओं से जो है चर्चा को करके बच्चों को समझाया जा सकता है। बहुत ही हमें विश्लेषणात्मक तरीके से माताओं को ये नहीं कहना है कि आप उनको बिल्कुल अच्छे से बताओ, पूरा प्रोसेस बताओ, ये सब हमें उनको नहीं बताना है। बस उनको हमें ये संदेश देना है कि सरल भाषा में बच्चों को गतिविधियों से जोड़े और उनकी आयु के अनुसार, अगर बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है या 6 साल का है, तो इस बात का ध्यान देते हुए बच्चों से चर्चा करें, उनको गतिविधियों के बारे में बताएं और उनके प्रश्नों का उत्तर दें। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कैलेंडर में गतिविधियां दी हुई हैं, आंगनवाड़ी दीदी जो है केंद्र पे ये गतिविधियां बच्चों को करवा भी रही हैं। तो इस बार की थीम हमारी मौसम है, दीदी केंद्र पर करवा भी रही है। अब यही गतिविधियां माताएं घर पर बच्चों को कैसे करवा सकती हैं, कैसे उनको बता सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करनी होगी। तो जैसे कुछ सुझाव दे सकती हैं उन्मुखीकरण के दौरान कि जो है जब भी हम गतिविधियां बच्चों को करवा रहे हैं तो हम उनको जो है भाषा, कला, गणित और ऐसी गतिविधियों से जोड़े, थीम के साथ जोड़ते हुए कि बच्चे उनसे कुछ सीखें। उनको जो है जो ये जो सीख जो हम माताओं को देने के लिए कह रहे हैं बच्चों को, तो वो बच्चे जो है जुड़ जाए। केंद्र में जो गतिविधियां करवाई जा रही हैं, माताएं भी बता रही हैं, तो वो चीज बहुत ही उनकी स्ट्रांग हो जाएगी, उनका रिवीजन हो जाएगा जब उसका दोहराव घर पर भी माताओं के माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि अभी हम सब लोगों ने वीडियो में भी देखा कि पिछली बार की थीम थी त्योहार, तो उस त्योहार की थीम से जोड़ते हुए उनको रंग के बारे में बताया गया, आकार के बारे में बताया गया, क्रमबद्धता के बारे में बताया गया कि दिए छोटे हैं, बड़े हैं, तो उनको क्रम से लगाया जा रहा है। माताओं ने ये गतिविधियां करवाई घर में। इसके साथ ही क्रियात्मक गतिविधियां भी करवाई, जैसे बिब बनाना बताया गया। त्योहार में जो दियों का उपयोग किया गया था उससे तराजू बना सकते हैं या सजाने के लिए बना सकते हैं। तो ये मतलब हम बच्चों को जो है थीम से जोड़ते हुए उनमें हर तरह के जो 5 विकास के क्षेत्र होते हैं उन पर हम बच्चों को का जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब मौसम थीम है हमारी, तो मौसम जो है उसकी प्रकृति पर चर्चा करनी है। जैसे हम माताओं को बताएं कि अगर ठंड है, मौसम ठंडा मौसम है, जैसे दिसंबर का महीना अभी खत्म हुआ है, जनवरी चल रहा है, तो ठंड में हम कैसा एहसास होता है, ये स्पर्श की गतिविधि यहाँ पर हो सकती है। ठंडा गर्म जैसे है कि अब देखो ठंड पड़ रही है, गर्मी होती है, तो गर्म का एहसास क्या होता है, तो ये माताएं कैसे बता सकती हैं, इसको गतिविधि से जोड़ सकती हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको ये बताना चाहें कि उनको ठंडा और गर्म के बारे में बताना है, तो हम बर्फ ले सकते हैं, या ठंडा पानी, फ्रिज होता ही है आजकल सभी घरों में। तो बच्चे को एक नॉर्मल साधारण गर्म पानी आप करके उसको एक ग्लास में दीजिए, और एक में ठंडा पानी जिसमें बर्फ पड़ी हो या फ्रिज का ठंडा पानी हो, और बच्चों को कहिए उसको फील करें, उसको टच करके, उसको स्पर्श करके बच्चों को ये माताएं बता सकती हैं कि देखो इसको गर्म कहते हैं और इसको ठंडा कहते हैं। अब इसी को जो है मौसम की थीम से जोड़ सकते हैं कि जब ठंड होती है तो हमें बहुत ठंड का एहसास होता है, और जब गर्मी होती है जो सूरज की जो धूप आती है उससे भी हमको गर्म का एहसास होता है। तो इससे क्या होगा, जब माताएं ये बच्चों से बातचीत करेंगी कि वो ठंडे के बारे में बात करनी है, गर्म के बारे में बात करनी है, और इसको मौसम से जोड़ रही है, तो क्योंकि गतिविधि के माध्यम से अगर हम बच्चों को ये करवा चुके हैं जो ठंडा और गर्म पानी मैंने आपको बताया, तो उनको समझने में आसानी होगी, वो समझ पाएंगे कि उनसे कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर भी आयु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि बच्चा अपनी आयु के हिसाब से समझता है, तो हमें बातचीत भी उसी हिसाब से करनी है। अब मौसम की बात है तो हर मौसम में त्योहार भी अलग अलग होते हैं। अभी दिसंबर की बात थी तो उसमें तिलवे की बात हो रही थी, मकर संक्रांति की बात हो रही थी। अब जनवरी चल रहा है तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 26 जनवरी का पर्व मनाया है, फिर अभी बसंत पंचमी आने वाली है, और भी बहुत से त्योहार आने वाले हैं। तो हमें त्योहार के बारे में हम मौसम को जोड़ सकते हैं। हम मौसम को पहनावे से जोड़ सकते हैं कि हम गर्मी में किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, जाड़े में क्या पहनते हैं, अगर बारिश हो रही है तो हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, क्या जरूरी होता है, हम मौसम में कौन सा खाना खाते हैं। हर मौसम के में खाने भी अलग अलग होते हैं, जैसे जाड़े में साग बहुत आता है, मूंगफली है, या फिर गर्मी होती है तो आम उसमें होता है। तो आम क्योंकि हर मौसम में तो मिलता नहीं है, तो माताएं क्या कर सकती हैं, घर पे बच्चों को बता सकती हैं कि देखो आम तो गर्मी के मौसम में आता है। तो जब गर्मी के बारे में बात हो चुकी है, बच्चे इसको कोरिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे कि अच्छा हमें ये बताया था गर्म ठंडे का ऐसा 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 होता है, और गर्मी होती है, गर्मी में तो बहुत गर्मी होती है, पसीना निकलता है या पंखे की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर जो भी बातचीत भी करेंगे वो सब भी जो है मौसम से जोड़ते हुए करेंगे। तो माताएं बच्चों को इन सारी चीजों के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, बच्चे सीखेंगे। बस हमें करना क्या है, सक्रिय भागीदारी बच्चे की सुनिश्चित करनी है दैनिक दिनचर्या के दौरान। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अभी इस बार की थीम हमारी मौसम है तो हम सिर्फ जाड़े के बारे में बात करें। हमें बच्चे से क्या करना है, बीते हुए मौसम के बारे में भी बात करनी है, हमें आने वाले मौसम के भी बारे में बात करनी है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को मौसम की विशेषताओं पर बातचीत कर सकते हैं, उनके अंतर के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को कहानियां, कविताएं या जो भी रचनात्मक कार्य है उनको भी जो है बच्चों को करवाया जा सकता है मौसम थीम से जोड़ते हुए। अब उदाहरण के लिए अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो बारिश पर बातचीत करें, बारिश कैसे होती है, बारिश होती है तो क्या अच्छा लगता है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। तो इस तरह की बातचीत माताएं जो है बच्चों से कर सकती हैं। ये हमें माताओं को उन्मुखीकरण के दौरान बताना है। अब कौन से वस्त्र पहन रहे हैं, बारिश में हम जो है छाते का उपयोग करते हैं, छाते को हम रंग से जोड़ सकते हैं। काले रंग का भी छाता होता है, मल्टी कलर छाता भी आता है। तो अगर घर में मल्टी कलर छाता है जिसमें कई सारे रंग है, तो बच्चे को उस छाते को दिखाते हुए रंगों के बारे में चर्चा की जा सकती है। छोटा छाता भी होता है, बड़ा छाता भी होता है। तो देखिए कैसे गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। अगर घर में 2 छाते हैं, एक बड़ा छाता है और एक छोटा छाता है, तो आप बच्चे को बता सकते हैं देखो ये बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पूर्व गणितीय ज्ञान दे रहे हैं, बड़े और छोटे के बारे में बता रहे हैं, जो आगे चल के उनको जब वो कक्षा 1 में जाएंगे तो उनको जो है औपचारिक शिक्षा में से जुड़ने में उनकी बहुत मदद करेगा। जो हम भोजन कर रहे हैं उसको हम गतिविधियों से जोड़ सकते हैं। अगर गणित की गतिविधियां हमको करानी है, गणित से संबंधित बच्चों को कुछ सिखाना है, तो हम भोजन से जोड़ सकते हैं। जैसे जो मौसम के अनुसार जो सब्जियां आती हैं, जो फल आते हैं, उनके हम आकार के बारे में, रंग के बारे में, आकृति के बारे में, इन सब चीजों पे बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही हम उनको भाषा का ज्ञान है जो अभी हम आगे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो रचनात्मक गतिविधियां, भाषा, विज्ञान और पूर्व गणितीय अवधारणा, इन सभी को जो है हम मौसम से जोड़ते हुए बच्चों से चर्चा कर सकते हैं।
वस्त्रों की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर मौसम में हमारे वस्त्र बदल जाते हैं। जाड़े में हम स्वेटर पहनते हैं, बारिश में हमें छाते और रेनकोट की जरूरत पड़ती है जो बहुत जरूरी होता है, और गर्मियों में हमें सूती कपड़ों की जरूरत पड़ती है। बहुत ही हल्के कपड़े हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि सहन नहीं किया जा सकता है। तो हम बच्चों को ये भी अंतर अगर हमें बताना है तो हम बता सकते हैं कि देखो, अगर ये स्वेटर हम गर्मी में पहनेंगे तो हमको और पसीना होगा, या उनको कैसा महसूस होगा, हम उनके बच्चों से उनके अनुभव पे भी चर्चा कर सकते हैं कि अगर बताओ गर्मी में हम लोग स्वेटर पहनेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, बोलने का मौका दे रहे हैं, बच्चे से सुन रहे हैं, उसके अनुभव को जान रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माताओं को ये कहेंगे उन्मुखीकरण के दौरान कि आप जो बच्चे जो वस्त्र पहन रहे हैं या हम लोग जो वस्त्र यूज करते हैं, जो सामग्रियां उपयोग कर रहे हैं, उनको थीम के आधार पर, मौसम के आधार पर जोड़ें, उनसे चर्चा करें, उनसे बातचीत करें और उनको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करें। भोजन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले बोला कि हर मौसम की अपनी कुछ खासियत होती है, जो हम लोग खाने का तरीका बदल जाता है, सामग्रियां बदल जाती हैं। जैसे अगर भिंडी और तरोई की बात करें, दो सब्जियों के उदाहरण हैं, तो आजकल तो खैर साल भर सब कुछ मिलता रहता है, लेकिन फिर भी अगर जब भिंडी तरोई की बात करें तो लगता है गर्मी की सब्जी है, या आम की बात करें तो गर्मी में होता है, या लीची की बात करें तो उसका भी एक लीची अंगूर भी है, इंतजार करते हैं कि अब देखो अंगूर आने लग गया है। तो ये जो भी सामग्री हमको बाजार में दिख रही है या खेतों पे हो रही है या घर पर हम लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी माताएं क्या कर सकती हैं, बच्चों को सिखा सकती हैं। जैसे उनकी विशेषताओं पे बातचीत कर सकती हैं, अलग अलग मौसम के आधार पर उनके स्वाद के बारे में, रंग के बारे में, संख्याओं को उनसे जोड़ सकती हैं, गिनती सिखा सकती हैं। अगर आम है तो घर पे 4 आम रखे हैं, 5 आम रखे हैं, तो यहाँ पर भी हम बच्चों को क्या कर पा रहे हैं, गिनती सिखा पा रहे हैं। फलों के आकार के माध्यम से उनको छोटा बड़ा बता पा रहे हैं। पसंद नापसंद से बातचीत शुरुआत करके हम उनको गतिविधियों की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी मौसम में फल हो रहे हैं, सब्जियां हो रही हैं, या खेतों में जो भी बुआई की जा रही है, जो भी फसल उग रही है, या जो फसल की तैयारी शुरुआत की जा रही है, इन सब से जोड़ते हुए माताएं बच्चों को सिखा सकती हैं, उनको बता सकती हैं। रंग के बारे में, गिनती, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब माताओं को करना क्या है, बच्चों को जोड़ के रखना है। बच्चे वैसे भी सीखते रहते हैं, वो अपने अपने अनुभव से सीख रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे उनको सहयोग कर देंगे, हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनको कुछ बताएंगे, तो वो चीज उनकी और भी सुदृढ़ हो जाएगी। हो सकता है उनके मन में कोई शंका हो जो वो ना पूछ रहे हो, लेकिन जब माताएं बातचीत करेंगी, घर के सदस्य बच्चों से बातचीत करेंगे, तो वो कुछ चीजें पूछेंगे आपसे, आप जो बताएंगे कुछ सुनेंगे, तो यहाँ पर भी वो सीखेंगे। और यहाँ पे होगा क्या, जो 5 विकास के क्षेत्र हैं जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, वो और भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ पर जो इसी के साथ मेरी स्लाइड यहाँ पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी जो आपको यही बताने की कोशिश करी कि हमें बच्चों को गतिविधियों से जोड़ना है, उनको सिखाने की कोशिश करनी है कि वो मतलब केंद्र पर तो सीख ही रहे हैं, उसका दोहराव अगर घर पर भी माताओं के माध्यम से हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो इसी के साथ मेरी स्लाइड यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद सभी का। अब अगले सत्र के लिए मैं विद्याधर जी को इनवाइट करेंगे। विद्याधर जी जो हमें भाषा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से मौसम की थीम को के माध्यम से हम भाषा ज्ञान बच्चों का बढ़ा सकते हैं, बच्चों को लैंग्वेज के बारे में बता सकते हैं, जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, प्रथम ध्वनि होती है, उस पर जो है विद्याधर जी हमारे साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू नीतू जी। मुझे को होस्ट बना देंगे तो मैं शेयर कर पाऊंगा, या आप लोग शेयर कर दें कोई? आप को होस्ट नहीं है सर जी? नो, क्या प्रॉब्लम है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं को होस्ट नहीं हूं ना अभी। मैं बना देती हूँ, 2 मिनट ठीक, लगेगा। ठीक, हाँ, आप हो गए को होस्ट, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू मैम। सभी को नमस्ते। और अभी हम लोग बात कर रहे थे, नीतू जी बात कर रही थी, उसके पहले से मैडम बात कर रही थी, और बहुत सारी बातें
हम लोगों ने की है कि ये जो महीना, इस महीने में जो थीम है इस महीने की, वो इस माह की थीम है मौसम। अब मौसम के इर्द गिर्द ही इस माह में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आप लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जब आंगनवाड़ी या जो आंगनवाड़ी सेविकाएं जुड़ी हुई हैं, जो टीचर्स, जो हमारे शिक्षक संकुल या प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, तो जब भी माताओं के साथ बातचीत होती है, तो माताओं के साथ बातचीत हो तो उस समय माताओं को ये बताना जरूरी है कि वो अपने घर में माह की इसको विद्यालय, आंगनवाड़ी में और विद्यालय में तो होता ही है, लेकिन घर में भी वो अपने इस माह की थीम के अनुसार बातचीत करें। तो अब बातचीत में इस माह का जो थीम है, मौसम है, तो मौसम के बारे में बहुत सारी चीजें भी नीतू जी ने बताई कि किस तरीके से उनसे बच्चों को मौसम के बारे में बताना है, क्या कपड़े पहनते हैं इस सीजन में, क्या खाते हैं इस मौसम में, कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें। इसको और थोड़ा सा अगर अच्छे क्रम से और ढंग से समझने की कोशिश करें, तो बच्चे को मौसम के बारे में बताने के लिए उनको ये सारी चीजें तो बताएं, और साथ में शुरुआत जो इसकी करें वो करें कि जैसे अभी बात हो रही, तो अभी हल्का हल्का ठंडी चल ही रही है, तो ठंडी के मौसम से शुरुआत करें कि ठंडी का मौसम ये सब क्या होता है, इसमें कैसे कैसे करते हैं, फिर इसके बाद कौन सा मौसम आएगा, फिर उसके बाद कौन सा मौसम आएगा, उस मौसम में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसको एक क्रम भी दिखाई देगा। साथ में आप उन लोगों से, बच्चों के साथ में माताएं ये भी बात कर सकती हैं, आप उनको ये भी कहें माताओं को कि वो बच्चों को महीने के बारे में भी, अगर वो अंग्रेजी माह के बारे का नाम जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो वैसे बताएं। अगर वो नहीं जानते हैं तो हिंदी माह का नाम अगर जानते हैं तो हिंदी माह के नाम को वो जरूर बताएं। और इसमें आप लोग भी, जितने भी हमारे शिक्षक संकुल प्रधानाचार्य या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री दीदी जुड़ी हुई हैं, वो लोग भी माताओं की मदद कर सकते हैं उनको महीने का नाम बताकर। तो इसी मौसम के ही सहारे बच्चों को जो महीनों के नाम होते हैं, मंथ, इंग्लिश में या हिंदी में, ये बच्चे उससे परिचित हो जाएंगे, और उनको एक थोड़ा सा उनको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस महीने से किस महीने तक ठंडी होती है, कब से कब तक गर्मी होती है, कब से कब तक बरसात होती है, आदि आदि, ये सब चीजें उनको मालूम हो जाएंगी। तो महीनों का नाम भी मालूम हो जाएगा, और ये भी तो इस तरह से एक क्रम में दिखाई देगा। बाकी नीतू जी ने जो बताया, फिर हर महीने, हर मौसम की विशेषताओं के बारे में उनसे बातचीत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी तरह मान लीजिए गर्मी के बारे में आप उनसे बात कर रहे हैं कि गर्मी कैसी होती है, को कैसे पहचानते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा गर्मी मौसम में क्या क्या होता है। तो बच्चे बोलेंगे कि पसीना निकलता है, बहुत सारा कपड़े को उतार कर घूमने का मन करता है, पेड़ की छांव में जाने का मन करता है, हवा में रहने का मन करता है। और कोशिश करें कि जब बच्चों से बातचीत करें माताएं, तो माताओं को समझाएं कि वो कम बोले और बच्चों को ज्यादा बोलने दें। वो जो भी बोलते हैं गलत सही, उसको अगर कुछ गलत बोलते हैं तो उस गलत को पॉजिटिव वे में लेते हुए फिर उसको कैसे सही की तरफ ले जाना है, ये भी आप लोग माताओं को बताएं, और बच्चों को ज्यादा बोलने का मौका दें, ऐसा माताओं को समझाना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जब इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं गर्मी मौसम में क्या क्या होता है, तो उस समय आप कुछ शब्दों को भी ले सकते हैं। जैसे गर्मी मौसम में पानी बहुत पीना लगता है, प्यास लगती है और पानी पीना पड़ता है, ठंडा पानी पीना पड़ता है। अच्छा, पानी पीना पड़ता, अच्छा ये बताओ तो पानी की पहली ध्वनि क्या है, पहली आवाज क्या है। इस टाइप से माताएं अगर बच्चों से पूछें, और इसको सिखाने का काम हमारा आपका है, माताओं को जो मातान्मुखीकरण कार्यक्रम होता है उस समय हमारा आपका काम उनको सिखाने का, कि बातों बातों में कुछ ऐसे शब्दों को पकड़ें कि जिन शब्दों की पहली ध्वनि के बारे में उनसे पूछें। तो पानी की पहली ध्वनि क्या होती है, प होती है। अच्छा, प से और क्या क्या होता है, तो पवन होता है, पगड़ी होता है, पतला होता है, बहुत जो भी बच्चा बताना चाहे, या आप भी अपने पास से जोड़ के उनको बता सकें। तो कुछ उदाहरण आप दो और कुछ माताओं को अपने आप से ढूंढने के लिए कहिए, और उसका अभ्यास आप जब माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम होता है उस समय उनका कुछ कुछ अभ्यास जरूर कराएं। हर माह में अगर कुछ कुछ अभ्यास कराएंगे तो
माताओं को भी समझ में आ जाएगा कि पहली, क्योंकि माताओं को ये नहीं, जब तक नहीं समझ में आएगा कि पहली ध्वनि क्या होती है वो नहीं समझा पाएंगी। तो माताओं को धीरे धीरे समझाइए तो वो बच्चों को बताना शुरू करेंगे। और जब बच्चों को बताना शुरू करेंगे तो निश्चित है वो पहली ध्वनि ये सब सीख के जब आएंगे तो हमें अपने काम को करने में विद्यालय में, आंगनबाड़ी केंद्र में आसानी मिलने वाली है। तो इस तरह गर्मी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह आप ठंडी के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि ठंडी का मौसम कब से कब तक रहता है, ठंड से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं। जैसे अभी पीछे नीतू जी ने बताया कि ठंड के समय कौन कौन से सब्जियां खाने की चीजें होती हैं, कौन कौन से फल होते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको गणित अलग लेके चलना है और भाषा आपको सब एक साथ उनको बताना है। तो जब भी आप बात करें तो सारी चीजों को जोड़ते हुए उनसे बात करें कि कैसे कैसे करना है। हाँ, अब हर चीज में आपको ढूंढना क्या है कि कुछ शब्द चुन लेने हैं और उस शब्द से उसके पहली ध्वनि को बताते हुए अन्य शब्द, जिससे क्योंकि शब्दकोश भी उनका बढ़ता रहे। बच्चे का शब्दकोश बढ़ेगा तो अच्छे से ज्यादा ज्यादा सीख पाएंगे। इसी तरह ठंडी के बाद फिर बरसात के ऊपर भी बात करें। बरसात में भी वही चीजें कि बरसात से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हम छाता लगाते हैं, छत के नीचे आ जाते हैं। छाते की पहली ध्वनि क्या होती है, छत की पहली ध्वनि क्या होती है, उससे और क्या क्या चीज होता है छ से। तो इस तरीके से वो छ की अवधारणा को स्पष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जो हमारे 3 आयाम की बात करते हैं हम लोग भाषा में कि मौखिक भाषा विकास, पठन और लेखन, इसकी जो बात करते हैं हम लोग भाषा के 3 आयाम की, तो वो 3 आयाम को कवर करने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं आप। इन पहली ध्वनि से आप उनको मौखिक भाषा विकास करा रहे हैं। फिर जितनी ध्वनियां बता चुके हैं, कहीं पर अगर छाता लिखा हुआ दिख रहा है या कहीं छ लिखा हुआ दिख रहा है, आप उसको दिखा सकते हो ये छ लिखा है, तो वो छ भी पहचानने लगेगा। और फिर उसको माताएं अपने घर में बैठा के उसको छ हाथ से जमीन पर चौक, जमीन पर लकड़ी से किसी चीज पर, अगर पक्की जमीन है तो चौक से, अगर कच्ची जमीन है तो उसको लकड़ी वगैरह से उस पर लिख के छ लिखने का अभ्यास भी करा सकते हैं। तो तीनों प्रक्रियाओं को, तीनों मौसम की जब चर्चा करेंगे तो उस समय आप कर सकते हैं। तो हमें माताओं को ये भी बताना है कि सिर्फ पहली ध्वनि पे नहीं अटकना है। पहली ध्वनि के साथ साथ जो जो ध्वनि पहली है, जो वर्ण है, उस वर्ण, वो वर्ण कहाँ लिखा है, उसकी आकृति कैसी होती है, इसके बारे में भी आपको बच्चे को अपने आसपास जो प्रिंटेड मटेरियल है, कहीं बोर्ड है या कहीं कुछ है, तो उसको देखकर उसको बता देना है। अगर माताएं पढ़ी लिखी हैं तो, माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं, खुद नहीं पहचानती हैं, तो कुछ वर्णों को, ये हमारा आपका काम हो जाता है कि हम माताओं को इस अगर हम मौसम की के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित 2-3 वर्णों के बारे में माताओं को मतोन्मुखीकरण कार्यक्रम में बता दें कि ये वर्ण ऐसे दिखते हैं, और ऐसा लिखा हुआ जहां दिखे आप बच्चों को बताओ कि ये लिखा हुआ है। इस वर्ण को छ बोलते हैं, इसको म बोलते हैं, इसको त, जो भी 2-3 वर्ण आप चाहें उन 3 वर्णों को उनको बता दें और वो बच्चों को घर में बता पाए। तो इस तरीके से जब करेंगे तो बच्चों की भी प्रगति होगी और माताएं भी जुड़ेंगी हमसे, और बच्चों को भी सीखने की गति में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से हम भाषा को सिखा सकते हैं मौसम थीम के आधार पे। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। तो थैंक यू, धन्यवाद। विद्याधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विद्याधर जी ने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया। अभी जुड़े हुए जो आंगनबाड़ी, बहुत सारे आंगनबाड़ी दीदी लोग एक साथ एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो शायद वो एक जगह पे बैठ के जुड़े होंगे। CDPOs होंगे हमारे बहुत सारा, और सुपरवाइजर्स भी होंगे, और हमारे हेड टीचर होंगे जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज्यादा संख्या में जुड़ें, और ये ऑलरेडी हमारा जो YouTube का प्रसारण है ये अवेलेबल भी रहेगा प्रेरणा पे, जो हमारा चैनल है इस पे आप देख भी सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे हैं नीतू, आप
मैम न्यूमरेसी पे बात कर चुकी हैं। जी अब मैम। मुझे लगता है सोशल इमोशनल लर्निंग पे हमें बात करनी है, तो मैं अनुराग को इनवाइट करूंगी। अनुराग आइए और आप इसको हमारे जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि कैसे वो माता उन्मुखीकरण में इसको जोड़कर और बच्चों के साथ कैसी गतिविधियां करें जो बच्चों में विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जी शुक्रिया मैम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी अनुराग, आ रही है जी आपकी जी आवाज़। शुक्रिया। तो नमस्कार सभी को। और जैसा कि इस माह की हमारी थीम है मौसम, तो मौसम के थीम से जोड़ते हुए हम किस प्रकार से बच्चों को उसमें हम भावनात्मक जो उनका विकास है उस पर ध्यान दिया जा सकता है पर आते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमने भी बात करी, नीतू जी ने बात करी गणितीय साक्षरता की, और विद्याधर जी ने बात करी अभी भाषाई साक्षरता की। तो हम जब बच्चों को कुछ सिखाने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक जो बात होती है वो ये आ जाती है, क्या बच्चे उस ज्ञान को या उस चीज़ को सीखने के लिए उनका वो तैयार हैं भावनात्मक रूप से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनका परिवेश जो हो, उनका जो तात्कालिक वातावरण है जिसमें वो रह रहे हैं, वो बहुत ही सकारात्मक हो। तो अगर हम बात करें मौसम और हम, यानी मौसम के साथ हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, हम माताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं मौसम के साथ उन्हें जोड़ते हुए कि उनका पसंदीदा मौसम क्या है, या उससे जुड़ी उनकी कोई याद हो जो वो साझा कर सकती हैं। और हम उनसे एक कुछ सामान्य प्रश्न कर सकते हैं उन्हें सांकेतिक तौर पर अपने विषय पर लाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई मौसम हमें बहुत अधिक पसंद होता है, कोई मौसम हमें कम पसंद होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अलग अलग मौसम के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी और जो बरसात का मौसम है। हम माताओं को अपने उस पर लाने के लिए, विषय पर लाने के लिए उनसे पूछ सकते हैं कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी गतिविधि जो वो बच्चे के साथ करते हैं जिसमें बच्चे और उन्हें दोनों को अच्छा लगता है। इस प्रकार की बात के माध्यम से हम उन्हें अपने थीम पर ला सकते हैं। इसके बाद हम अलग अलग तरीके की चर्चाओं के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है कि बच्चे की जो मनोस्थिति है, जो भावनात्मक रूप से जो बच्चा महसूस कर रहा है, वो बहुत ही संतुलित हो, संतुलन में हो, जिससे कि उस एक सकारात्मक जो आधारशिला है वो तैयार हो, जिससे कि हम आगे के विषयों पर चर्चा कर सकें, आगे के विषय वो अच्छे से पढ़ सकें, सीख सकें, जान सकें। तो हम बच्चों से बात कर सकते हैं किसी ऐसी घटना के बारे में, जो हमारी आंगनवाड़ी दीदी हैं वो माताओं से बात कर सकती हैं किसी ऐसी घटना के बारे में सोचने के लिए जिसमें बच्चा बहुत अधिक उत्साह दिखा रहा था या वो बहुत अधिक प्रसन्न था। और उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं इस प्रकार से कि उनके अनुसार, माताओं के अनुसार उत्साह या प्रसन्नता जो है वो बच्चों के लिए कितनी आवश्यक है। और इसके ही विपरीत हम एक और इसके विपरीत परिस्थिति पर भी बात की जा सकती है कि कोई ऐसी घटना जिसमें जो बच्चा है वो अत्यधिक उदास हो, या वो चिड़चिड़ापन दिखा रहा हो, या वो गुस्से में हो। तो उनके अनुसार इस प्रकार की स्थिति बच्चे की मनोस्थिति पर क्या प्रभाव डालती होगी। इस प्रकार के प्रश्न हम माताओं से पूछ सकते हैं उनको, और उनके उत्तरों के आधार पर उनको इस बात का महत्व तो बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम बच्चे की बात सुने। जैसा शिखा मैम भी शुरुआत में बोल रही थी कि बच्चे से बात करना, उसके प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आवश्यक है। तो उनसे हम, माताओं से हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब बच्चे अत्यधिक गुस्सा दिखाते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, या सामान्य तौर पर ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जिनसे हम माताओं के लिए या बड़ों के लिए जो ऐसे होते हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे करें, उस समय वो क्या करते हैं, उस समय माताएं क्या करती हैं, बच्चों पर ध्यान देती हैं, या क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है, इस पर बात की जा सकती है। हम इस चर्चा के बाद उनको बता सकते हैं कि जिस प्रकार अलग अलग मौसम की तरह, जैसे अलग अलग मौसम होते हैं वैसे ही हमारी भावनाएं भी अलग अलग होती हैं। हम हर मौसम के लिए कुछ तैयारी करनी होती है। सर्दियों के लिए हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, और उसका उस प्रकार से जो तैयारियां होती हैं वो की जाती हैं। बारिश के लिए, बारिश के मौसम के लिए हम अलग तैयारियां करते हैं। वैसे ही भावनाएं भी जो होती हैं हमारी होती हैं, और बच्चों के साथ ये और अधिक
और अधिक प्रबल होता है, कि बच्चों की भावनाएं बहुत ज्यादा अ, स्थित स्थित नहीं रहती हैं, वो बहुत ज्यादा आधार में नहीं रहती हैं, उनको उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम जिस प्रकार से हम बदलते हुए मौसम के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, हम ये बता सकते हैं माताओं को कि हमें भी बच्चों की अलग अलग भावनाओं को समझकर अपने आप को उनके अनुसार ढालना होगा। उनकी अलग अलग मनोस्थिति में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि कई बार हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं, इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम बच्चों की उस स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाते, जो आगे चलकर काफी परेशानी का सबब बनती हैं बच्चे के सीखने में और बच्चे के व्यवहारिक जीवन के लिए भी। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, प्रारंभिक स्तर में बच्चे सीख पाए। हम जैसे हम देखते हैं सभी प्रकार के मौसम होते हैं, इस मौसमों में कुछ अच्छा होता है, कुछ चीजें ठीक नहीं मान होती हैं। जैसे किसी भी चीज की अधिकता हो, बहुत अधिक ठंड पड़ जाए या बहुत अधिक बारिश हो या बहुत अधिक गर्मी हो, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है प्रकृति के लिए। वैसे ही हमारे बच्चों के साथ भी है कि अगर किसी भी तरह की भावनाओं की अधिकता अगर है या कमी है, तो बच्चे के विकास में एक तरीके से प्रतिरोध उत्पन्न करेंगी, वो एक बाधक हैं उनके विकास में। तो ये आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि हम एक संतुलन बना पाए उन भावनाओं के लिए, और उन बच्चों के मनोस्थिति को समझते हुए। जैसे अभी कुछ रचनात्मक गतिविधियों की बात कर रही थी नीतू जी ने कहा था कि हम कुछ रचनात्मक गतिविधियां करा सकते हैं, तो कौन सी गतिविधियां? उसमें से एक गतिविधि का उदाहरण कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम माताओं को भावनाओं को व्यक्त करने वाले कुछ चित्र कार्ड दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक उदाहरण है, आप किसी तरह का अपने हाथ से भी बना सकते हैं इन चित्र कार्डों को। ये गतिविधि आप पहले माताओं के साथ करा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि इसी तरह की गतिविधि माताएं घर पर बच्चों के साथ भी कर सकती हैं। उनको अलग अलग भावनाओं के कार्ड दिखा सकते हैं, फिर उनसे कोई एक भावनात्मक कार्ड चुनने के लिए कहा जाएगा, और चुने हुए कार्ड में जो भी भावना दर्शाई जा रही है उससे संबंधित अपनी कोई याद या कोई घटना वो साझा करेंगी। इसी तरीके से जब वो इस गतिविधि को घर पर बच्चे के साथ करेंगी माताएं, तो बच्चों से भी उनकी कोई याद साझा करने के लिए कह सकती हैं। क्योंकि बच्चों की अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग बहुत प्रबल होती हैं वो इस आयु में, प्रारंभिक अवस्था में। तो बच्चे अलग अलग बातों को बताना, अपनी जो भी उनके अनुभव हैं उन्हें साझा करना, वो यहाँ से ही एक तरीके से उनमें प्रदर्शित होगा कि बच्चे बच्चे बता पाएंगे अपनी बात को। क्योंकि भावनात्मक रूप से बच्चे को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे जो हैं वो बात कर पाएं, कहानियां बता पाएं अपनी से जुड़ी हुई। और क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ने के लिए? माताएं बच्चों के आप माताओं को बता सकती हैं कि वो बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं। अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हुए चेहरे बनाकर हाव भाव के द्वारा कोई खेल खेला जा सकता है। या बच्चे प्रतिदिन कई सारे अलग अलग तरह के काम करते हैं, अलग अलग तरह के खेल करते हैं, या अपने नए तरह के खेल बनाते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। तो शब्दों के खेल भी बनाते हैं अलग अलग तरीके से, उटपटांग तरीके से शब्दों को बोलकर। ऐसी गतिविधियों में बच्चों के साथ वो शामिल हो सकती हैं। इससे बच्चे का आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उसको ये मनोबल मिलेगा कि वो जो कर रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, या उसकी जो माँ है वो उस पर ध्यान देती हैं और वो कुछ अच्छा कर रहा है। इसी प्रकार से बच्चे के साथ मौसम संबंधी चीजों पर बात की जा सकती है। कोई कहानी या कोई किस्सा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, बचपन से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि सर्दियों में जब आप दादी या नानी के यहाँ जाते हो और आपको कोई चीज़ है जो खाना पसंद है किसी मौसम से जुड़ी हुई, जैसे सर्दियों में हम मूंगफली खाते हैं या बारिश में पकौड़े खाना पसंद है, इस तरीके से जुड़े हुए कोई किस्सा, कोई कहानी अगर आप बच्चों के साथ साझा करेंगे तो बच्चों को एक तरीके से एक जो कनेक्ट है माता के साथ, बात कहने का जो मनोबल है, अपनी बात को साझा करने का जो एक आत्मविश्वास है वो बच्चों में आएगा, और इस तरह से वो अपनी बातों को आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों के भावनात्मक विकास पर ध्यान दें, और ये कोई बहुत ही जटिल विषय नहीं है। बहुत ही सामान्य तरीकों से, सामान्य चर्चाओं के माध्यम से उन पर ध्यान देते हुए, उनकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देते हुए, उनको समय देते हुए हम इस पर बात कर सकते हैं।
तो यही आज के लिए मेरी तरफ से कुछ बातें थी। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शिखा मैम से कि वो कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, नीतू विक्रमशिला से और विद्याधर जी LLF से। ये हमारे विषय विशेषज्ञ थे जिन्होंने आपको माताओं से किन बिंदुओं पे आप कैसे बात कर सकते हैं इस बैठक में जो आप आहूत करने जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताया है। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि इसको अपने एक संवेदनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करें। इस बैठक को औपचारिक बैठक में ना ये खत्म हो जाए, इसमें माताएं आपसे जुड़ें। और जैसे आपको हमने एक वीडियो जो दिखाया उसमें देखा आपने कि माताओं को बच्चों के विब बनाने से संबंधित गतिविधि सिखाई जा रही है। इसी तरह हमने पिछले बहुत ज्यादा जितने भी माता उन्मुखीकरण थे उसमें बहुत सारे खिलौने वेस्ट मटेरियल से बनाने के भी वीडियोस अपलोड किए थे। तो आप ये जरूर प्रयास करें जब माताओं को बुलाएं तो उनसे बात करते करते कुछ ऐसी भी क्रिएटिव चीज उनको सिखाएं। हमारे सारे टीचर, सारे अध्यापक और जितने भी हमारे आंगनबाड़ी सक्रिय हैं वो सभी जानती हैं कि कैसे घर की उपलब्ध चीजों से बच्चों के खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई थीम लेके इस माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम को आयोजित करेंगे तो माताएं खुशी खुशी जुड़ेंगी, क्योंकि सीखना सबको पसंद होता है, कोई भी उम्र हो। और आप उनको कुछ क्रिएटिव और उनके पास उपलब्ध सामान से अगर बनाना सिखा देंगे तो वो बहुत खुश होंगी। और एक काम और भी कर सकते हैं, अब जब माताएं आती हैं, अगर जिस स्कूल कैंपस में ये हो रहा है तो आप उनसे कुछ माताओं के ग्रुप से, समूह से कुछ पौधे भी लगवा सकते हैं। उस समूह के नाम की पट्टिका उस पौधे की क्यारी में लगवा सकते हैं और माताएं जब अगली बैठक में आएंगी तो जरूर देखेंगी कि उनके पौधे कहाँ पहुंचे, और बहुत कुछ उनको संरक्षण का दायित्व भी दे सकती हैं, जैसे बच्चों का संरक्षण वो करती हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे आप उनको जोड़ सकते हैं अपने से और बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका अंतिम रिजल्ट बच्चों के विकास में ही हमें दिखाई देगा। बच्चे सोशल इमोशनल तरीके से स्ट्रांग होंगे, उनका कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास हो सकेगा, वो आगे की पढ़ाई के लिए औपचारिक रूप से तैयार होंगे। विद्यालय उनके लिए सीखने का एक बहुत बड़ा स्थल की तरह निकल कर आएगा और बच्चे स्कूल से डरेंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट माता उन्मुखीकरण में अगर आपने पहुंचा दिया माताओं तक और माताओं के द्वारा बच्चों तक पहुंच गया तो शायद ये उन्मुखीकरण जो हम लोग लगातार 4 महीने से कर रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगी और आप लोग से अनुग्रह करूंगी कि आप लोग कृपया करके इसके जितने भी जुड़े हैं हमारे हेड टीचर्स और नोडल टीचर्स और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर्स, जब ये बैठक आयोजित हो तो जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी प्रयास करें कि वहां पे किसी एक बैठक में प्रतिभाग करें और जो हमारे हेड टीचर्स हैं वो इस बैठक का एक वीडियो क्लिप जरूर बनाएं और हमें शेयर कर सकते हैं। आप हमें अपने जनपद के जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से शेयर करेंगे, उनके पास हमारा मेल ID भी है जो वहां पे वो प्रेषित करेंगे। हमें बड़ी खुशी मिलेगी कि आपने कितना बढ़ चढ़कर इस बैठक का आयोजन किया। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम अगले माह फिर से आपके साथ रहेंगे और फिर से कुछ नई चीज लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।